Subscribe now and press the bell icon. हेलो एवरीवन, स्पीड टेस्ट डिस्कशन के सेशन में सभी का स्वागत है। हर बार की जैसे तरह आप लोग ऑफलाइन एसटी स्पीड टेस्ट देते हैं ब्रांच में और उनके क्वेश्चंस को वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते हैं और इस सेशन में डिस्कस करते हैं। डिस्कशन में आज हमारे पास है स्पीड टेस्ट 34, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे क्वेश्चंस हैं और उनको एज सुन एज पॉसिबल हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें शॉर्ट ट्रिक अप्रोच लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो हमारे स्पीड टेस्ट 34 में स्टेट टेबल में एक क्वेश्चन नंबर 21 था। उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या था? अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, एक संख्या में 20% की वृद्धि हुई है। टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या प्राप्त करने के लिए द इंक्रीज नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, बढ़ाई गई संख्या को कितना कम करना होगा ये हमें बताना है। इसके परसेंटेज में ऑप्शंस दे रखे थे। क्या करना है? सबसे पहले हमें पता है कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो अनुपात में उसका मान है 1/5 होता है। चाहे तो हम उसको लिख लें, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे 20% है वो 1/5 के इक्वल होता है। ठीक, 1/5 के इक्वल होगा। तो अब इसमें क्या होगा? जो डिवाइड में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, उसको तो हम ओरिजिनल वैल्यू वास्तविक मान लेते हैं और उसके न्यूमरेटर अंश में जो लिखा होता है हम उससे ये मानते हैं कि कितना बढ़ाया गया या घटाया गया। क्वेश्चन में दे रखा होता है, यहाँ लिखा है बढ़ा दिया गया। तो अगर मेरा 5 ओरिजिनल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और उसमें हमने 1 बढ़ा दिया, तब तो नया नंबर 6 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो बढ़ाए गए नंबर को कितना कम करना है, बढ़ाई गई संख्या को कितना कम करना है। तो अगर 6 से आपको 5 करना है तो 1 कम करना है। और ये 1 की कमी कहां पर होगी? ये 1 की कमी होगी बढ़ाई गई संख्या पर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही ऐसा है कि इंक्रीज नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, बढ़ी हुई संख्या को कितना कम करना है। तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1 की कमी करनी है 6 पर, तो 1/6 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 16 होल 2/3%। इतना लिखने की आवश्यकता भी यहां पर नहीं थी कि हम इसको डायरेक्टली ओरली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 75% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 4/5 ऑफ अनदर नंबर, एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है। What is the ratio between the numbers and the second number, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। बहुत आसान है। 75% पता है हमें 3/4 के इक्वल होता है, 3/4, और 2 नंबर की बात कर रहे हैं तो 3/4 पहले नंबर का मान लिया, पहला नंबर ए है, किसके बराबर है? 4/5 ऑफ बी, दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है। तो ये हो गया। यहां से ए और बी का अनुपात निकालना है, ओरली सॉल्व हो जाएगा। 4 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा 15। तो यहां से हमारा ए रेशियो बी कितना निकल कर आएगा? 16:15। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बनेगा जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 6 सेंटीमीटर, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। इफ इट्स एरिया इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। ठीक, हमें पता है कि जो समचतुर्भुज है इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और इसका फॉर्मूला होता है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो अगर मैं यहां से दोनों विकर्ण का गुणनफल निकालूं, d1 इंटू d2, वो किसके बराबर होगा? एरिया के बराबर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, तो 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया से, 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एक तो हमारे पास दे रखा है विकर्ण इसका 6 सेंटीमीटर, यानी d1 या d2 किसी भी एक को 6 मान लेते हैं, है ना। तो मतलब कि अगर ये वैल्यू 6 है तो d2 कितना हो जाएगा? यहां से d2 हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6। तो यहां से पहले हमारे पास दूसरा विकर्ण आ जाएगा 8 सेंटीमीटर का। और क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है भुजा बतानी है, ये तो विकर्ण आया है। तो एक फॉर्मूला होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर,
कि दोनों विकर्णों का योग, वर्गों का योग जो होता है 4a² के बराबर होता है समचतुर्भुज में। ए भुजा को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो d1 कितना है 6, 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 36। d2 कितना है अभी मैंने निकाला 8, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका मतलब 4a² तो हो जाएगा 100 के बराबर। तो a² आपका यहां से आ जाएगा 25, और जब इसका हम वर्गमूल स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर बनेगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हर एक भुजा कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A car traveling with 5/7 of its actual speed, एक कार अपनी वास्तविक चाल का 5/7 चाल से चलकर स्पीड कवर्स अ 42 किलोमीटर इन 1 hour 40 minutes and 48 सेकेंड। 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड में तय करती है। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ कार, कार की वास्तविक चाल क्या है यह हमें बताना है। ठीक, क्वेश्चन में चाल बताना है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है। छोटा सा एक चैलेंज है इसके समय को लेकर कि ये जो हमें दे रखा है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। ठीक, तो देखो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं कि क्या अप्रोच हम लगाएंगे इस 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड को सॉल्व करने के लिए। तो 1 घंटे को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1, और दूसरा क्या है 48 मिनट, 48 मिनट को घंटे बदल लेते हैं, 60 से भाग कर देते हैं, सॉरी 40 मिनट है, 40 मिनट को हम लोग घंटे बना लेते हैं, और उसके बाद है 48 सेकंड। 48 सेकंड को अगर हम 3600 से भाग कर देंगे तो जाकर ये बन जाएगा आपके घंटे में। पूरी क्वांटिटी हमारी घंटे में हो गई। जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। 22 टाइम्स तो इसके बाद ये जो हमारा 48 सेकंड है इसको भी हमने घंटे में बदल लिया। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 20 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। 12 से डिवाइड कर लेंगे इसको 300, और 4/300 में पता है 1/75 होता है। तो ये बनेगा आपका 1 + 2/3 + 1/75। इसको सॉल्व कर लेंगे 75 तो हो जाएगा, इसका एलसीएम लासा निकल आएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना बनेगा 75, प्लस 3 से 2 बार डिवाइड होगा और उसका 3 से 25 बार डिवाइड होगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 50 + 1, तो ये बनता है आपका 126। तो यहां से आपका जो समय होगा ये बन जाएगा आपका 126/75, और अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 42/25 आ जाएगा। ठीक, ये समय को हमने कन्वर्ट कर लिया। जल्दी से अब क्या करते हैं, हमें लगाना है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है, चाल क्वेश्चन में दे रखा है कि 5/7 चाल से चलता है, मतलब पहले जो भी चाल है उसके 5/7 चाल से चलेगा। अगर पहले वाली स्पीड को हम एस ए बी एक्स मान लें तो अगली वाली चाल कितनी होगी, नई वाली चाल उसका 5/7। ये तो होगी स्पीड। अब स्पीड के इक्वल में स्पीड की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन में दे रखा है 42 किलोमीटर की दूरी है और टाइम हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो 42 किलोमीटर की दूरी है बटे टाइम, टाइम को जब डिवाइड करेंगे 42/25 तो 25 तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 42 आ जाएगा उसके डिवीजन में, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, ये 1 टाइम डिवाइड होगा, ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा, तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बस थोड़ा सा ट्रिकी है, हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एजेस ऑफ ए एंड बी आर प्रेजेंटली इन द रेशियो 5:6। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। 6 years hence this ratio will become 6:7। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है।
व्हाट वाज बीज एज 5 years अगो, बी की 5 वर्ष पहले आयु क्या थी बताना है। तो ए और बी की आयु के अनुपात हमारे पास हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान में कितना है 5:6, और 6 वर्ष बाद कितना हो गया 6:7। हमें पता है इन दोनों में डिफरेंस 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा है बराबर। अगर बराबर आता है तो इस अंतर को हम वर्षों के अंतर, ईयर्स के डिफरेंस के बराबर रख देते हैं। और क्वेश्चन में कितना बोला है, क्वेश्चन में बोला है 6 वर्ष बाद ऐसा होता है। इसका मतलब 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी 6 ईयर्स के बराबर, क्योंकि 6 वर्ष बाद ऐसा हो रहा है। ये अंतर हमने बराबर कर दिया 6 वर्ष बाद। अब पूछा क्या है, पूछा गया है व्हाट वाज बीज एज 5 years अगो, 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी। तो 5 वर्ष पहले के लिए पहले तो हम बी की वर्तमान आयु निकाल लें। तो बी 5 years अगो, 6 वर्ष पहले, सॉरी 5 वर्ष पहले कितनी आयु होगी, 1 की वैल्यू 6 के बराबर। तो प्रेजेंट में तो बी के रेशियो कितना है 6, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये तो आ जाएगी प्रेजेंट एज, और उसमें से 5 माइनस कर दें तो 5 साल पहले की एज आएगी, यानी इसका आंसर बनेगा हमारा 31 years 31 वर्ष। ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, अब देखिए ये क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बॉट 24 बैग्स फॉर ₹240, एक दुकानदार ने 24 थैले 240 रुपए में खरीदे। व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट इफ ही सेल्स देम एट ₹15 ईच, 15 रुपए में यदि प्रत्येक थैला वो 15 रुपए में बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा। ठीक, अब देखो 15 रुपए बेच रहा है एक थैला, यूनिट की बात हो रही है, एक थैले की बात हो रही है। तो आप देखो 24 बैग लिए हैं 240 रुपए में, ओरली सॉल्व कर सकते हैं। एक बैग कितना समय लगेगा, कितना रुपए में बिकेगा, 240 को 24 से भाग करिए 10 रुपए, यानी कि आपका जो सीपी हो गया 10 रुपए हो गया। और हम बेच कितने में रहे हैं, एक थैला 15 रुपए में बेचा जा रहा है। तो अगर आपका सीपी 10 है, एसपी 15 है, तो 5 का तो प्रॉफिट हो गया। ये 5 का प्रॉफिट किस पर हुआ, एक थैले पर। क्वेश्चन में क्या बोला है कितना लाभ उसे होगा, तो आपको टोटल थैले कितने दे रखे हैं 24, 24 थैलों पर टोटल प्रॉफिट हमारा होना चाहिए 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि ₹120, 120 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक, इस बात को हम बिल्कुल ओरली सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, एक थैले का मूल्य निकाला और मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, 45 छात्रों की एक कक्षा में 30 आर बॉयज एंड द रिमेनिंग आर गर्ल्स, 30 लड़के और शेष लड़कियां हैं। इफ द मीन वेट ऑफ गर्ल्स इज 45 किलोग्राम एंड दैट ऑफ बॉयज इज 52 किलोग्राम, यदि लड़कियों के भार का माध्य 45 किलोग्राम है और लड़कों का 52 किलोग्राम है, देन द मीन वेट ऑफ एंटायर क्लास इज नियरेस्ट टू, तो पूरी कक्षा का माध्य भार लगभग कितना होगा, लगभग में इसका आंसर देना है। ठीक, माध्य का मतलब एवरेज। ठीक, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, ये एवरेज होता है। ठीक, पूरी क्लास का निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा है 45 स्टूडेंट है, 30 लड़के हैं, इसका मतलब 15 तो लड़कियां हो जाएंगी। ठीक, तो एवरेज क्या होता है, ए फॉर एवरेज लिख देता हूं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आंकड़ों का योग, तो 45 में 30 लड़के हैं, तो 30 लड़कों का जितना भी भार है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस बचे कितना 15 लड़कियां होंगी, लड़कियों का भार कितना है, लड़कियों का है 45, तो 15 गुणा 45 कर लेंगे, बटे कुल कितने छात्र हो जाएंगे 45, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। पूरी इक्वेशन को हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, 52 2 जा 104, 52 दूनी 104, और उसमें 45 जोड़ दें, 104 में 145 जोड़ेंगे तो कितना आ जाए, 45 जोड़ेंगे तो 149 बटे 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 जा 12, रिमाइंडर आएगा 2, 29, 3 7 जा 3 9 जा 27, तो यहां से हो जाएगा 9, और वहां से 2 बचेगा 0.6, और तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर बनेगा, आपका 50 किलोग्राम के इक्वल हो जाएगा। ये पूरी क्लास का भार आ जाएगा। बहुत छोटी सी अप्रोच है, एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा बताना है। सिंप्लीफिकेशन में हमें कुछ नहीं, बॉड मास रूल का याद रखना है।
ठीक, कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर ऑफ डिवीजन ये सब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ पर ब्रैकेट है, इसके अलावा ऑफ भी है, तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। अगर मैं इसको यहीं पर सॉल्व करूं, लिखने की जरूरत नहीं है। 18 2 जा 36, 18 नहीं 36, 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 32 आएगा। मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू 32 आने वाली है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, भाई यहां पर प्लस का साइन लगा, इसका मतलब इतनी वैल्यू को तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। 9 से डिवाइड करते हैं 90 को, 90 को 10 बार डिवाइड होगा और 3 में मल्टीप्लाई होगा, 30 आ जाएगा। यानी कि यहां से बन जाएगा आपका ये 30 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऑफ, यानी का ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 8। अभी सॉल्व किया था, इसकी कितना आ रहा था, 32 आ रहा था, डिवाइड 32 लगा दो, 8 4 जा 22, ये तो एक बार डिवाइड हो गया। ठीक, अब देखो ये 2 जो है इसको डिवाइड करेगा 4 को कितनी बार, 2 बार डिवाइड करेगा, तो 2 यहां से आएगा और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, 2 3 6 हो जाएगा। इसका मतलब 30 प्लस 6 और यहां से हमारा बन जाएगा 36 राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 216, दो संख्याओं का योग 216 है, एंड देयर एचसीएफ इज 27, और उनका योग और उनका मासापा 27 है। संख्याएं बतानी है क्या होगा। एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर, दोनों संख्याओं में 27 का मल्टीप्लाई गुणा तो होना ही होना है। तो करते क्या है, हम दो नंबर लेते हैं, a प्लस बी बराबर क्या होगा, इस 27 से भाग कर दें 16 को, 27 से अगर 2 16 को भाग करूंगा तो 8 बार जाएगा, ये हो गया। इसका मतलब जो दो संख्याएं हमारी हैं, जो ए और बी के मान हैं, उनको जोड़ के 8 आना चाहिए। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है वो देख लेते हैं। अगर ए और बी के मान को मैं 1 और 7 रखूं तो 8 मिल जाएगा, 2 और 6 रखूं तो 8 मिल जाएगा, लेकिन 2 और 6 मिलते हैं हमें कॉमन, तो इसलिए 2 और 6 को हम नहीं लेते हैं। क्यों, कॉमन लेने से एचसीएफ चेंज हो जाएगा। कितना हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है। ठीक, तो ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटी बन गई कि इसके अलावा 4 5, 4 और 3, 4 4, 4 4 नहीं ले सकते भाई, 4 और 4 में दोनों में 4 कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई, ये हमारे ए और बी के मान होते हैं। और जब एचसीएफ 27 दे रखा है, एचसीएफ अगर 27 दे रखा है, तो हम बोलते हैं कि नंबर जो हमारे 27 ए और 27 बी होते हैं, क्योंकि एचसीएफ दोनों का कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, और ये हमारे ए और बी के मान है, लगाकर देख लेते हैं, ऑप्शन से जो मैच कर जाएगा वही हमारा जल्द से जल्द आंसर बनेगा। अगर ए की वैल्यू को मैं 1 लेता हूं, बी को लेता हूं 7, तो 27 से 27 बी कितना होगा, 27 इंटू ए, और 27 सत्ते कितना हो जाएगा, 189। तो 27 189 है क्या, एक ऑप्शन तो है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है हमारा आंसर हो। एक बार इसको चेक कर लें। अगर ए और बी की वैल्यू को मैं लगाता हूं 3 और 5, मतलब ए हो गया आपका 3 और बी हो गया 5, चेक कर लेते हैं। तो ये 27 ए और 27 बी में मान लगाएं, 27 की 5 से गुणा, 27 पंजे होता है 135। क्या पूरे ऑप्शन में कहीं पर 135 है, नहीं है, इसका मतलब इस वाले से मैं ट्राई नहीं करना है। तो ए और बी के मान से हमारा नंबर कौन सा बन रहा था, 27 और 189, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of rupees 3000 yields an interest of rupees 1080 at 12% per annum simple interest in how many years? 3000 रुपए की राशि पर 1080 का साधारण ब्याज कितने वर्षों में 12% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त होगा। ठीक, चाहे तो फॉर्मूला लगा लें, लेकिन नहीं लगाना है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ऑप्शंस की हेल्प लेकर। 12% रेट है, हमें पता है एक साल में 12% है। ऑप्शंस में सारे वर्ष हमें दे रखे, अगर हम सारे वर्षों से प्रतिशत ब्याज निकाल लें और ब्याज की मात्रा हमें दे रखी है 1080, इससे तुलना कर लें, हमारा आंसर बन जाएगा। जब 100% निकालेंगे तो मूलधन आ जाना चाहिए। एक साल में 12%, पहले ऑप्शन को देखते हैं, 4 साल में कितना हो जाएगा, 48%। मतलब कुछ ऐसा बनेगा, 48% की वैल्यू हमें दे रखी है रुपए 1080। ठीक, और हमें मूलधन 1% की वैल्यू से 100% पर लेकर 3000 लेकर आना है। तो क्या होगा, यहां से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1080 बटे 48। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम डिवाइड कर लें 12 टाइम्स, और 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 270। ये तो कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही, ये ऑप्शन हमारा नहीं है। तुरंत अगले वाले कोई ऑप्शन पर स्विच करते हैं, 3 वाले पर।
एक साल में 12%, तो 3 साल में कितना होगा? 12 प्लस 12 प्लस 12 यानी कि 36%। 36% की वैल्यू हमारे पास रुपए 1080, और हमें ये पता है कि 36 3 36 3 108 होता है। डायरेक्टली हम कर सकते थे इसको, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 30 रुपए के बराबर। और यहां से अगर हम 100% निकालेंगे तो ये हमारा 30 का 100 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3000 रुपए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको हमें यहाँ पर 3000 रुपए इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ये जो थे आपके क्वेश्चंस यहाँ तक बन रहे थे मैथ्स में, और इनको प्रैक्टिस करते जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स को लगाते जाएंगे, एज सुन एज पॉसिबल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.